सबके मन में यही सवाल है कि प्रमोद बोरो को और क्या क्या चाहिए। एक बोडोलैंड है, ट्राइबल एरिया है, इसमें अच्छा शिक्षा नहीं होना चाहिए, इसमें एरोगेंसी होना चाहिए, दादागिरी होना चाहिए, जुआ होना चाहिए, दारू होना चाहिए, सिंडिकेट होना चाहिए। बीपीएफ का कल्चर था। वो लोग भाषण नहीं देते थे और भाषण देके लोगों को कन्विंस करेंगे ऐसा उनका विश्वास नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट पैसा का खेल खेलता था। इतना दिन प्रेम हुआ तो वो प्रेम पत्र को हम लोग भेजा था कि हम लोग का प्रेम रहा कि नहीं रहा, तो उसका जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल हम असम में हैं, जहां विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी है। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और यहाँ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स का सिलसिला शुरू किया है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के हिस्से से। और आज मैं तामुलपुर में मौजूद हूँ। इस इलाके के बड़े नेता प्रमोद बोरो, जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के सीईएम यानी कि चीफ मिनिस्टर आप उनको कह सकते हैं थे, और अभी अभी वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं और उसके तुरंत बाद वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और प्रमोद बोरो साहब, मैं घूम रहा हूँ 2-3 दिन से, सबके मन में यही सवाल है कि प्रमोद बोरो को और क्या क्या चाहिए। आप सीएम थे, अभी भी चुनाव जीता आपने, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में मेंबर हैं, राज्यसभा में आप इलेक्ट हो चुके हैं और अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बहुत प्यार करते हैं लोग। जिन इलाकों में आपका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि दादा चाहते क्या हैं। देखिए, मैं एक अच्छा समाज चाहता हूँ जहाँ शांति हो, अमन हो, भाईचारे हो, लोगों के बीच में एक रेस्पेक्ट हो और कोई हिंसा से कोई इफेक्ट ना हो, कि एक अच्छा समाज जो हम लोग सोचते हैं ऐसा एक मुझे समाज चाहिए। आपने जो बोला है, ये जो विधानसभा में मैं उम्मीदवार बन गया, राज्यसभा में मुझे एमपी मिल गया, ये एक भी मेरा चाहत नहीं है। अच्छा, मेरा चाहत है गुड सोसाइटी। लेकिन सर, राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए लोग कई सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। एमएलएज अपनी पार्टी को छोड़ के क्रॉस वोटिंग करते हैं। उन लोगों का एजेंडा पूछ लीजिए आप, क्या पर्पस है। 100 करोड़ दे के राज्यसभा लेते हैं, वहाँ पे जाके क्या करना चाहते हैं, देश का क्या बदलाव लाना चाहते हो, संविधान में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, देश की पॉलिसी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे आदमी को पूछिए जो 100 करोड़ दे के राज्यसभा लिया है, क्रॉस वोटिंग करके लिया है। मैं तो अनकॉन्टेस्ट आ गया, तो इसलिए मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है राज्यसभा। लेकिन आपको मैं इसीलिए बोलना पड़ रहा हूँ कि ये जो प्रश्न आया है कि क्या क्या चाहते हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं आम आदमी बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। इंसान मुझे भगवान ने बनाया, यही सबसे बड़ा बात है। लेकिन जब आप चुनाव प्रचार करने जाओगे अपने इलाके में, लोग इस सवाल का जवाब तो चाहेंगे कि आप एमएलए का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सर, बता दीजिए हमारे इंटरव्यू में आज। हाँ, मैंने बोल दिया, चुनाव के प्रसार करने जाएंगे नहीं, मैं हम लोग जा चुका है और ऑलरेडी लोगों के बीच में क्लियरिफिकेशन भी आ गया है और वोट देने के लिए भी तैयार हो गया है लोग। और ये राज्यसभा का जो ये एमपी का जो ये सीट है, हाँ, असम में 3 यहाँ पे वैकेंट हुए थे जी। तो उनमें से 3rd जो सीट है इसको यूपीपीएल को मिला था। हम लोग एनडीए में थे, तो 1st 2nd तो नहीं, 3rd। और अगर कॉन्टेस्ट होता तो 3rd जो सीट है वो जीतने का चांस नहीं था। उसमें ओपोजिशन का कोई वोट करे तभी जीत सकते थे। तो हम लोग 3rd सीट को लिया। जीतेगा नहीं जीतेगा उसके बाद कोई ये नहीं है, लेकिन यूपीपीएल को मिला और बोडो को मिला। भारत की आज़ादी के बाद जब से संसद बना, हमारा 1 या 2 ज़्यादा करके 1 एमपी रहा लोकसभा में जी। राज्यसभा में तो था नहीं, 20 से शुरू हुआ, आज से 20 साल पहले से शुरू हुआ राज्यसभा में।
लेकिन इस साल में ईश्वर ने हम लोग को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिया। फोडो सोसाइटी को फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को 3 MP मिला। और बोडोलैंड एक क्षेत्र है जहाँ जो सेपरेट स्टेट भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट को 2 MP है, 1 MP है। अभी बोडोलैंड जो रीजन है ये काउंसिल है, लेकिन इसमें 3 MP है। अगर लोकसभा का आप लिए तो 4 MP है बोडोलैंड से, क्योंकि यहाँ जो दोरोंग उदालगुरी से जीता है वो भी बीजेपी का दिलीप सैकिया जी, इनका भी मोर देन 50% बोडोलैंड में ही आते हैं। तो ये बोडोलैंड के लिए एक ऐतिहासिक बात है कि एक समय आ गया कि इस क्षेत्र से 4 MP मिल रहा है। लेकिन MP लोग अभी MP तो मिल गया है, करेगा क्या, उसको लिखने के लिए भी इतिहास का पन्ना अभी हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन राज्यसभा सांसद के तौर पे आप क्या करेंगे ये तो आने वाला समय देखेगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव जिन भी हालात में आप जीते, लेकिन आप जीत गए, उसके बाद सबके मन में सवाल ये है कि क्या गेम प्लान क्या है, आप क्यों चुनाव में मैदान में उतरे, जब आपको निर्विरोध चुनाव जीत गए आप। बहुत मुश्किल होता है राज्यसभा का, आपने खुद कहा कि कॉन्टेस्ट होता तो जीतना मुश्किल होता है, आपको निर्विरोध मिल गया, उसके बावजूद आप सोचिए कि देर रात तक प्रचार करना पड़ेगा, इतना रैलियां करनी पड़ेंगी, बहुत कष्ट होगा, क्यों आपने ये चुना? देखिए, ये कष्ट मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। मेरा मकसद है, जिंदगी में एक पर्पस है, एजेंडा है। फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स मैंने कभी रेस्ट नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो डेस्टिनेशन है उसमें जाने के लिए मैंने काम कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स में आएंगे ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था जी। लेकिन 2020 में पीस अकॉर्ड हो गया। उसके बाद एक माहौल बन गया, सब लोग बोला मुझे कि तुम्हें भी ज्वाइन करना है, पॉलिटिक्स में काम करना है, पीस को सस्टेन करना है, लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर करना है, और गवर्नेंस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना है। जैसे आप लोग भाषण में बोलते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी मतलब चैप्टर थे उसमें भाषण में हम लोग जो बोलते थे कि ऐसा सोसाइटी बनाना है, वैसा सोसाइटी बनाना है, शिक्षा ऐसा होना है, इकोनॉमी ऐसा होना है, फिर तो पॉलिटिक्स में आके ही करना है। तो उसमें एक कंपल्सन आ गया, मैंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी मेरा खून में मैं पॉलिटिक्स को जाने नहीं दिया। मेरा मकसद कुछ और है, मैं उसका इंतज़ार में हूँ, और उसमें चलते चलते मैं बोडोलैंड का सीप बन गया, MP भी मुझे मिल गया। अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने मुझे यहाँ पे मेरा कैंडिडेट बनाया, क्योंकि इस बार इस चुनाव में हमारा पार्टी अकेले कॉन्टेस्ट कर रही है। तो अकेले अगर कॉन्टेस्ट कर रही हैं, कोई अलायंस नहीं है, तो पार्टी का जो मेन प्रेसिडेंट है वो अगर नहीं लड़ेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, जैसे कि प्रसन्न किशोर जी का हुआ था। तो हमारा पार्टी यही निर्णय लिया कि आपको भी लड़ना है, तो इसीलिए मैंने इसमें मैदान में आ गया, क्योंकि एजेंडा तो मेरा पर्सनल है नहीं। चलिए, आखिर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। एक और सवाल का जवाब दीजिए इसी से रिलेटेड। अगर आप MLA का चुनाव जीत गए तो राज्यसभा रखेंगे या विधायक का रखेंगे या बोडो टेरिटोरियल काउंसिल वाला सीट रखेंगे? देखिए, टेरिटोरियल काउंसिल वाला सीट अब MP बने MLA बने इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। रहे MLA और MP का बात, अभी प्रायोरिटी टू MLA है, क्योंकि ओपोजिशन बोल रहा है कि मुझे MP बन के मैं भाग रहा हूँ, तो मुझे तो भागना नहीं है। जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मेरा जो सेंटिमेंट जहाँ जुड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र को लेके मैंने इतना साल काम किया, तो उसका फ्यूचर के लिए मुझे काम करना है। अगर MP बन गया तो पूरा देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ रह के कुछ और भी काम करना है, तो जो शिक्षा हो या कोई और विषय में, तो उसको मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। तो उस मौका को मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैं और 5 साल मैक्सिमम मैं पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके
मेरा जो थोड़ा बहुत काम करने का मतलब मन है, उसको लेके मुझे ये काम करने का मैंने डिसीजन लिया। जी, और अब चुनाव पे आते हैं। आपके सामने आसाम असेंबली के स्पीकर हैं विश्वजीत देवमारी, एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं। किस तरह का असेसमेंट है आपका? देखिए, हम रिवोल्यूशनरी लोग हैं। सामने जितना बड़ा पहाड़ हो, पत्थर हो, नदी हो, समुंदर हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जाना है, निकल के। और एक कंफ्यूजन ये भी है कि आप एनडीए के पार्ट हैं और आपका जो मुकाबला है वो बीजेपी के कैंडिडेट से, बीपीएफ के कैंडिडेट से होता तो भी समझ में आता, लेकिन जो एनडीए की मेन पार्टी है, जिसके नेतृत्व में यहाँ सरकार चली और जिसके नेतृत्व में सेंटर में सरकार चल रही है, उसी के कैंडिडेट हैं विश्वजीत देवमारी और वो स्पीकर भी हैं। तो ये एक और अजीब सी स्थिति है कि आप एनडीए का पार्ट होते हुए। देखिए, आपके लिए, एनडीए के लिए, इंडिया के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आम आदमी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट को जिताना है, जो उनके लिए सोचे, जो उनके लिए काम करे। तो ये एनडीए, इंडिया, यह सब तो मतलब पॉलिटिकल लेवल में घूमता रहता है। आम आदमी को इससे क्या लेना देना है? तो अभी का ये माहौल ये है, हम लोग 15 सीट में लड़ने के बाद यहाँ अलायंस का तो कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा। तो हम लोग अभी अलायंस में नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं। हाँ, अलायंस में तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि आप एनडीए के पार्ट तो हैं ऑफिशियली। तो पार्ट तो नहीं है, कहाँ है? हम लोग उनको पत्र दिया था, पत्र का जवाब नहीं दिया। इतना दिन प्रेम हुआ तो वो प्रेम पत्र को हम लोग भेजा था कि हम लोग का प्रेम रहा कि नहीं रहा, तो उसका जवाब नहीं आया। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप नाराज हैं क्योंकि जब बीटीसी का इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने आपका साथ छोड़ दिया चुनाव से तुरंत पहले? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। और नहीं, लेकिन राजनीति में नाराज होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं, नाराज नहीं हूँ। आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ अगर किसी ने धोखा किया, लास्ट मोमेंट पे आपका हाथ छोड़ दिया, नहीं, कहा बुरा तो लगा, दिल तो दुखा होगा सर। नहीं दुखा है, क्योंकि जब पार्टी बनाया तो ए से बी से अलायंस करके चलेंगे बोल के नहीं बनाया था, अकेले जाएंगे बोल के तो पार्टी बनाया था। तो 20 रास्ते में आया है दोस्त, अभी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जाइए, मुझे क्या करना है। होता है ना डिवोर्स, है ना, दूसरे शादी करना है नहीं करना है बात में तैयार करेंगे, है ना। बच्चा है अभी, दूसरा शादी तो करना ही नहीं है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो आप जब, क्योंकि आपकी पार्टी मुख्य तौर पे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के एरिया में ही एक्टिव है, 15 सीटें हैं यहाँ पे, 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 11 बीपीएफ चुनाव लड़ रहे हैं, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं वो अलायंस में। आपका क्या असेसमेंट है कि कितनी सीटें आप जीत जाएंगे? बढ़ा चढ़ा के मत बोलिएगा सर, थोड़ा रियलिस्टिक आप बताइएगा। देखिए, अभी इस 15 सीट के बारे में अगर बात करें, लोग पीपीएफ से खुश नहीं है और कहीं कहीं बीजेपी का निर्णय से भी खुश नहीं है। और हम जो है इंटेलेक्चुअल लोगों से, हमारे वेल विजर से, थिंक टैंक से, सबसे सोच के हमने डिसीजन लिया है, सबने बोला है आप अकेले लड़ो, किसी के साथ मत रहो। असम में ऐसा रीजनल पार्टी अभी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा भी एक एजेंडा है, आगे तो काम करना है। तो इसीलिए अगर आपसे मेरा मन ही नहीं बनता है तो ऐसा रिश्ता ऐसे क्या होगा? आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। नाउ वी आर हैप्पी, दे आर ऑल्सो मे बी हैप्पी। अच्छा, आपके साथ, आपकी क्या कांग्रेस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बीच में एक दो बात तो हमारे नेताओं से, हमारे लोगों से बात हुआ है। नॉट ओनली कांग्रेस, ऑल पार्टीज जो चुनाव लड़ा है, वो लोग इधर उधर कोई फ़ोन किया है, बात किया है, हमारे साथ हो सकता है क्या, उसके साथ हो सकता है क्या। लेकिन हमारा जो डेमोग्राफी है वो अभी ना इंडिया ना एनडीए, हम लोग को ये डेमोग्राफी जो है ये रियल में यही हम लोग को ये बोलता है कि अकेले लड़ो,
तब लोगों को मत देने के लिए एक जगह मिलेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो बोडो लैंड का एरिया है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है और इस यहाँ बीपीएफ और आपकी जो पार्टी है आपके बीच में मुख्य मुकाबला है और आप जिन इश्यूज़ पे बात करते हैं वही रियल इश्यूज़ हैं लोगों के। यस, अभी देखिए बीपीएफ और यूपीपीएल ही यहाँ दो पार्टी है जो स्ट्रॉन्ग है और बेस है। हम लोग लास्ट 5 इयर्स सरकार में थे तो हम लोग का पार्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 40 काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये 15 के अंदर 40 काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूंसी आता है और 445 पंचायत आता है जो हम लोग VCDC बोलते हैं और 3200 बूथ्स है। वहाँ हम लोग का पार्टी का पूरा टीम है तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ हम लोग का 30,000 से कम वोटर है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का 40,000 के नज़दीक में या 40,000 के ऊपर 65 तक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का वोटर्स है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप सभी 15 सीटों पर मुकाबले में हैं। 15 सीटों पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप यू आर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट के वहाँ मुकाबले में नहीं है। तो बेसिकली मुख्य मुकाबला आपका मुकाबला हम लोग के साथ ही है, बीजेपी का भी बीपीएफ का भी और जीतने का बहुत ज़्यादा उम्मीद यूपीपीएल को ही है इस बार क्योंकि लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फॉर सम रीजंस दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक ट्रैक में नहीं रहा, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है जो लोग नहीं चाहते थे। ऐसे पूरे देश में हमने देखा है कि चुनाव के दौरान बहुत पैसा खर्च होता है और इस पे काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन इस इलाके में जब हम लोग घूम रहे थे तो कई जगह हमें ये सुनने के लिए मिला कि यहाँ बहुत ज़्यादा कैश का इस्तेमाल होता है चुनाव में। आपने शुरुआत जहाँ से की कि आप एक बेहतर समाज चाहते हैं, एक बेहतर देश चाहते हैं, कि आपको नहीं लगता है कि बदलना चाहिए सिस्टम, कि ये जो सिस्टम है, जो नौजवान हैं वो रोज़गार की बात करें, अपनी संस्कृति बचाने की बात करें, चाय बागान की बात है तो उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात करें, बोडो राभा की जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने की बात करें। ऑनेस्टली क्या आपको लगता है कि बेजा पैसा खर्च होता है, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कैंडिडेट को यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। असम में एक MLA जीतने के लिए अगर सपोज 50 लाख या 1 करोड़ चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो और ये कल्चर आप लोग इसको बदलते क्यों नहीं? देखिए बदलने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग कि 5 साल मेरे टाइम में पूरा पीसफुल चुनाव हुआ, कोई पैसा का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हम लोग बाई इलेक्शन लड़े जीते, असेंबली इलेक्शन लड़े जीते, को बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब बीपीएफ का कल्चर था वो लोग भाषण नहीं देते थे और भाषण देके लोगों को कन्विंस करेंगे ऐसा उनका विश्वास नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट पैसा का खेल खेलता था। और एक समय था बोडोलैंड में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट इन दिस 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द कंट्री यहाँ पे जो डेमोक्रेसी था वो बहुत अंडर थ्रेट, बहुत बुरा हालत में था। चुनाव में दंगा होता था, मारपीट होता था, बॉक्स को जलाया जाता था, लोगों को डराया जाता है, ऐसा होता था। तो इसीलिए फ्री एंड फेयर वोट होता ही नहीं था। तो यूपीपीएल का हम लोग का पार्टी का एक वो भी मकसद था टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। 2 सवाल इससे निकलते हैं इस जवाब से। पहला सवाल ये कि आपने जो कहा कि पहले जो दंगा फसाद होता था, अशांति होती थी, उसको आपने ख़त्म किया, शांति स्थापित की। क्या इस वजह से आपकी एक ऐसे नेता की छवि बनी जो सॉफ्ट है, जो हग्रामा मोहिलारी के सामने थोड़ा सा वीक नज़र आता है, जो उस तरह से एग्रेसिव ना उसका बॉडी लैंग्वेज है, ना पोस्चर है, ना वैसा भाषण देता है? क्या आपको लगता है कि बीटीसी के इलेक्शन में आपको इस बात की कीमत चुकानी पड़ी कि आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ ज़्यादा दिखना चाहते थे, आप बोडो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ नज़र आना चाहते थे, आप आर्टिस्ट के साथ नज़र आना चाहते थे? क्या आपको इसका नुकसान नहीं हुआ? तो आपको चाहिए क्यों यूनिवर्सिटी?
आप आपका बेटा को तो गांव में आप मतलब धकेल नहीं देते हैं, जाओ गांव में जाके आवारा बनाओ। आप इतना पैसा खर्च करके यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं? गवर्नमेंट तो बना रहे हैं, और भी प्राइवेट जो कॉरपोरेट्स है वो लोग भी आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ब्ला 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 इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्यों बना रही है? तो एक बोडोलैंड है, ट्राइबल एरिया है, इसमें अच्छा शिक्षा नहीं होना चाहिए, इसमें एरोगेंसी होना चाहिए, दादागिरी होना चाहिए, जुआ होना चाहिए, दारू होना चाहिए, सिंडिकेट होना चाहिए। तो एक अफ्रीका की एक कोई कोंगो बनाना चाहते हैं नहीं, लेकिन जहाँ खून खराबा होना चाहिए, एनी टाइम थ्रेटनिंग, देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर स्टडी, यहाँ से कोई आईएएस नहीं निकलना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलना चाहिए, वैसा काम तो मैं नहीं करूँगा। इसीलिए तो मैंने बोला लास्ट टाइम में, मैं तो उस टाइम में मैंने बोला काउंसिल में अगर एक बार मेरा गवर्नमेंट नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसी के लिए मैंने लड़ाई नहीं ले रहा। 30 इयर्स घर छोड़ के पूरा यूथफुल मूवमेंट में दिया। हमारे 8000 लोग मरा जुआ खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, ऐसा काम करने के लिए। तो वो सारा रिवोल्यूशन का मकसद क्या था? इसीलिए तो हम लोग को अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए। गांव का कोई माँ बाप भी बोलता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं, गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज में पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिल्ली में जाना चाहिए, बेंगलोर में जाना चाहिए। क्यों बोलता है? क्योंकि लोग अच्छा चाहते हैं, और उसको ही कोई पॉलिटिशियन लोग अपना बेनिफिट के लिए ये माहौल को ख़राब करके रखते हैं। अभी 15 सीटों में से एक सीट में जाइए, कोकराझार सीट, जहाँ महलर जी के वाइफ उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है। अभी वहाँ पे विदाउट परमिशन 20-20, 30-30 गाड़ी रैली हो रहा है विदाउट एनी परमिशन। तो माहौल पूरा ख़राब कर रहे हैं। बाकी सीटों में आपको नहीं देखेंगे, बहुत अच्छा से हो रहा है लोगों को। वहाँ पे पूरा टेरराइज कर दिया है, और वही हो रहा था लास्ट 15 इयर्स 15 इयर्स, और उसी के खिलाफ हम लोग खड़े थे। अगर आज देश के नेता लोग ऐसे ही चाहते हैं, राज्यों के नेता लोग ऐसे ही माहौल चाहते हैं, मैं तो उसमें नहीं हूँ। आई एम ए रिवोल्यूशनरी। दूसरा सवाल मेरा, आपने कहा कि बीपीएफ ने यहाँ पैसा बांटने का कल्चर शुरू किया और उससे इलेक्शन महंगा हो गया। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं पैसा बांट रहा हूँ, तो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी चुनाव महंगा हो जाएगा, उसको भी पैसा बांटना पड़ेगा। ऐसा हुआ है? अभी देखिए, हम लोग सुना है नागालैंड में या कहीं में, जो हारता है उसका भी 20 करोड़ जाता है, जो जीतता है उसका भी 20 करोड़ जाता है। 20 करोड़? हाँ, और उस सेक्टर में वोटर से 15,000 10,000। हम लोग का यहाँ तो मतलब लाखों होता है वोटर्स। ध्यान से सुनिए कैमरा, हाँ कैमरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए जो कह रहे हैं प्रमोद बोरो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी देखिए, आपको भी मुझे नहीं, आपने भी, कहा ना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रमोद बोरो कह रहे हैं जी। तो इसीलिए अभी बोडोलैंड में भी वही हो रहा था कि यहाँ पैसा बांटता है। अभी शुरू हो गया कहीं कहीं में पैसा, दारू, ये वो। बीपीए भी करता है, ऐसा नहीं है, बाकी पार्टी भी करता है। यहाँ करना ही पड़ेगा ना, एक करेगा तो दूसरे को मैच करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी इसीलिए हमने इस बार पूरा सिर्फ लोगों को पैर छूना, नमस्कार करना, यही हम लोग का इस चुनाव का मेन जो है हम लोग का तरीका है। अगर ये करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव जीतने में। पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग दिल से पैर ये छू रहे हैं। 15 दिन तो होता है जब जनता को कुछ पैसा वैसा मिलता है। हाँ। वो कहते हैं ना कि जब जब चुनाव आता है लोगों की प्लेट में पुलाव आता है। That's why politician should not be only politician, they should be statesmen also। स्टेट्समैन भी होना चाहिए, नहीं तो अभी कोई चुनाव लड़ने आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर चुनाव लड़ने आ रहा है, जिसका 100 करोड़ है उसको टिकट मिल रहा है, जिसका पैसा नहीं है बहुत अच्छा आदमी है उसको टिकट नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटिक्स को हमारे लीडर लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन सर ये तो आप भी मानते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड का तो ऑर्नामेंट भी नहीं बनता है। राजनीति में थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ता है। जनता को भी उम्मीद होती है कि उस वक्त में थोड़ा बहुत उसकी जेब में कुछ पैसा आएगा। नहीं, वो देखिए जनता का तो होगा, जो गरीब लोग हैं वो उस लेवल का लोग है, उनका तो एक उम्मीद होगा, और वो भी वही होता है। अभी यहाँ पे आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे महिला लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ खाना बना रहा हूँ, हमारा कुछ मीटिंग हो रहा है, लेकिन
कल परसों जब चुनाव नज़दीक आएगा, हज़ारों में संख्या में आएगा कि पैसा चाहिए, आप कहाँ से देंगे? उसके लिए तो आपको करप्शन करना पड़ेगा, सिंडिकेट बिठाना पड़ेगा, और 5 साल तो मैं ये सब करने नहीं दिया। उस टाइम में जब बीपीएफ का गवर्नमेंट था 17 साल में 3000 करोड़ का लाइबिलिटी था। मैं 5 साल भी कंप्लीट नहीं किया गवर्नमेंट, 2 महीना पहले चुनाव किया मैंने, और 300 करोड़ रुपया जमा करके आया मैं गवर्नमेंट में। अच्छा ये बताइए, लास्ट सवाल है मेरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताइए सर कि बीटीसी के इलाके में एक एमएलए का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को कम से कम कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। मैं तो पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ असेंबली में, तो इस बार पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन पार्टी तो लड़ती है ना। पार्टी लड़ती है, हमने भी लड़ा था, लेकिन हमने इतना पैसा खर्चा नहीं किया लास्ट टाइम में भी। तो हमने लोगों को जाके रिक्वेस्ट किया, मीटिंग किया और भाषण दिया, है ना। तो बूथ में थोड़ा सा बूथ मैनेजमेंट के लिए पैसा देना पड़ता है, लोगों जाके बूथ मैनेजमेंट करता है। पोलिंग के दिन में पोलिंग एजेंट को थोड़ा सा चाय पानी के लिए देना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है जी। लेकिन बाकी लोग जो है, जो बहुत ज़्यादा डरता है, वो खिलाते भी है, पिलाते भी है, पैसा भी देता है, क्योंकि उनको हर हालत में पावर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये थे प्रमोद बोड़ो, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स का सिलसिला, इंटरव्यूज़ का सिलसिला मैं भी भारत पर चलता रहेगा। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।